और इसमें मैं क्लेम तो नहीं करता कि जो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो एक्सीलेंट होगी, लेकिन क्लेम इस बात में ज़रूर है कि जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपके बेसिक को क्रिस्टल क्लियर करेगा और चीज़ें आपको ठीक से समझ में आएंगी। तो डेफिनेशन नहीं हो सकती है क्योंकि इनका कोई सिनोनिम्स नहीं मिलता है। अगर मैं रेड कलर की बात करूँ तो रेड कलर को कैसे डिफाइन करेंगे? रेड कलर तो अपने आप में यूनिक है, कोई दूसरा रेड कलर होता ही नहीं है। हेलो, मैं फिर वहीं आ गया जहाँ मैं था। मैं दोबारा लिख रहा हूँ जो मैंने लिखा था, F इक्वल्स एम इंटू ए, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसको जब मैंने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में रिजॉल्व किया तो फाइनली मुझे क्या मिला? एम एल बाई टी स्क्वायर, एम एल बाई टी स्क्वायर। अगेन मैं सभी को अगर मैं कैपिटल से लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा F इक्वल्स एम एल बाई टी स्क्वायर। मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, इसे ऊपर ले जाता हूँ तो आई एम गेटिंग एम एल टी माइनस टू, एक ब्रैकेट लगा दिया और समझो कि यहाँ जो फोर्स है यहाँ भी मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। तो जो ब्रैकेट के भीतर है ये, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया कि फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और नेट फोर्स का फार्मूला है एम इंटू ए। उसको हमने बेसिक में रिजॉल्व किया, तो बेसिक में रिजॉल्व करने के बाद फाइनली हमें क्या मिला? एम एल टी माइनस टू। So this is called dimensional formula of the force. But the question arises, what is the dimension? जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसमें देखो, m को देखो जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर कितनी पावर है? 1 है। लेंथ पर कितनी पावर है? 1 है। टाइम पर कितनी पावर है? -2 है। These are dimensions. तो डायमेंशंस क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक में रिजॉल्व करते हैं, तो जो बेसिक के ऊपर पावर्स हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स हैं, दे आर कॉल्ड डायमेंशंस। देखो मैंने डेफिनेशन नीचे लिखा है, सी डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। वही आसान सी भाषा में कि जो डायमेंशंस हैं ये पावर्स है, किस पर रेज की जाती हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पर रेज की जाती हैं। किस लिए? एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिराइव्ड है को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो डायमेंशंस आर पावर्स। इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। खास बात देखो, कुछ बुक्स में जो अथराइज्ड नहीं है या कुछ वीडियो चैनल वगैरह पर, यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी न लिखकर वो बेसिक यूनिट्स लिखते हैं। जहाँ पर मैंने बेस क्वांटिटीज लिखा है, कुछ बुक्स में बेस यूनिट्स लिखा हुआ है, जो सही नहीं है। यहाँ यूनिट की बात ही नहीं है। एमएलटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कहीं आपने पढ़ा है कि बेसिक यूनिट्स पर ये जो पावर्स हैं ये डायमेंशंस कहलाती हैं, तो दैट अप्रोच और कंसेप्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट, because I am not going here to deal with the units. MLT are the basic physical quantities. तो अगेन हम आगे चलते हैं इस बात को कहते हुए कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स which are raised on the basic physical quantities to represent a physical quantity. अब ये प्रश्न पैदा होता है बच्चों कि इस डायमेंशन का हमें करना क्या है? डायमेंशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका आंसर यह है कि डायमेंशन के 3 यूजेज आपको जानने हैं, ठीक है? और उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव अप्रोच के हिसाब से, यानी कि चीज़ों को न्यूमेरिकली न जानकर तुलनात्मक रूप से यूं ही जानना में डायमेंशन का अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलो आसान से भाषा में
एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और डायमेंशन का फर्स्ट यूज में बताना चाह रहा हूँ। सी, ये फार्मूला आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। टी टाइम है और ए एक्सेलरेशन है। ये रिलेशन हमने डिराइव किया है 9th में, आगे भी हम देखेंगे। अब हम ये कैसे जानते हैं कि ये फार्मूला एप्रोप्रिएट है? एप्रोप्रिएट की मीनिंग क्या होगी? देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इस इक्वेशन के एलएचएस में एस डिस्प्लेसमेंट है, तो राइट में डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए। जब हम इक्वेट करते हैं, दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नेचर को इक्वेट करें। जो स्वभाव एस का है वही मीनिंग यू टी और हाफ टी स्क्वायर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है यू टी, जिनको म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे दे विल बी कॉल्ड ए सिंगल पार्ट। तो एक पार्ट है यू टी, दूसरा है हाफ टी स्क्वायर, तीसरा है एस। तो अगर ये हम देखें कि तीनों पार्ट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो अगर एस को देखें तो एस कुछ है नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज लेंथ है, और हमने तो लिख दिया डायमेंशनली कि ये लेंथ है। तो एस का डायमेंशनल फार्मूला एल हो गया। ओके, अगर हम बात करें यूटी की और एस की यूनिट, सॉरी एस की डायमेंशन 1 हो गए लेंथ में, हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, अभी डायमेंशनल फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो एस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल। अगर हम बात करें यूटी की, तो यू क्या है? यू वेलोसिटी है, हमने इसको लिखा एल बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ बाई टाइम, और ये टी है। अब देखो ये टी से टी कैंसिल हो गया और अगेन हमें मिला एल। तो जो यू टी का नेचर है जो एल है, वही एस का नेचर है जो एल है। अगर हम बात करें हाफ ए टी स्क्वायर की, तो सी बेटा देखो हाफ तो एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, ए एक्सेलरेशन है, और इसको मैं लिख दिया एल बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, ये फिर मिल गया एल। तो देखो जो नेचर यू टी का है वही नेचर हाफ टी स्क्वायर का है, वही नेचर एस का है, और तीनों क्या है? एल ही है, लेंथ है। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ मिलेगा, लेंथ में मास ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम नेचर की चीज़ें सेम नेचर की फ्यूचर क्वांटिटीज ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, और रिजल्ट भी वही नेचर मिलता है। तो हर इक्वेशन में इस लॉजिक को हम केयर में रखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है तो बाय नेचर जो नेचर किसी एक हिस्से का होगा, यानी जो नेचर एक फिजिकल क्वांटिटी का होगा किसी एक पार्ट का, वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा, वही चौथे का होगा। अगर ये रूल वायलेट हो जाएगा तो कोई इक्वेशन लिखा नहीं जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो फिजिक्स में है, नेचर में भी चीज़ ऐसी होती है। अब देखो क्या है कि ह्यूमन बीइंग है तो उनमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, किसी आलू में कुछ और पाए जाएंगे, गधे में कुछ और पाए जाएंगे फॉर एग्जांपल। तो सेम नेचर के रिप्रोडक्शन से सेम नेचर की चीज़ें मिलती हैं। ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन से ह्यूमन बीइंग मिलता है, आलू के रिप्रोडक्शन से आलू मिलता है। और अगर सोचें कि आलू और ह्यूमन बीइंग का कोई रिप्रोडक्शन होगा तो पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे बायो पढ़ते हैं ठीक से जानते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ फिजिक्स में भी हैपन होती हैं कि सेम नेचर में सेम नेचर को ऐड करेंगे तो सेम नेचर मिलेगा। अगर ये अप्रोच किसी इक्वेशन में है तब तो वो सही है, वरना सही नहीं है। सही शब्द क्यों बोल रहा हूँ? देखो 3 टर्म आते हैं, एक आता है ट्रू, एक आता है करेक्ट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रू होने की, हम यहाँ बात कर रहे हैं करेक्ट होने की। जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ये ट्रू कब कहलाएगा कि हम लाइफ फेस फार्मूला का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मैं लिखूँ 3s इक्वल्स 2ut प्लस 80 स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिखूँ
तो डायमेंशन ये करेक्ट है, 3 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये एल है, 2 की डायमेंशन नहीं होगी, ये एल है, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो डायमेंशनली दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, डायमेंशनली आल्सो दिस इज एल, एल एंड एल। तो ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये इक्वेशन भी करेक्ट है। लेकिन चूंकि ये यूज में आता है और यूज में नहीं आता है तो ये ट्रू भी है। तो ट्रूथनेस का रिलेशन इस बात से भी है कि हम लाइफ में उसे यूज करते हैं कि नहीं, लेकिन ये ट्रू तभी होगा जो करेक्ट होगा। तो एक तर्क सा बना कि जो करेक्ट होगा ये जो करेक्ट होगा जरूरी नहीं कि ट्रू होगा, लेकिन जो ट्रू होगा वो जरूर करेक्ट होगा। हमें इस डेप्थ में भी नहीं जाना है। क्यों इतना जानना है कि अगर किसी इक्वेशन के हर पार्ट का डायमेंशन फार्मूला सेम हो तो बाय नेचर इक्वेशन करेक्ट है और उसी इक्वेशन को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसी की वैलिडिटी है। देखो इस अप्रोच पर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जो हम एक अलग वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जस्ट एक सैम्पल क्वेश्चन में ले रहा हूँ और देखूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ए क्वेश्चन, आप ही से राइट डाउन कर लो और मेरे आंसर के पहले थोड़ा सोचना, वीडियो को पॉज करके, मैं तो बता ही रहा हूँ। x इक्वल्स 80 स्क्वायर प्लस x इक्वल्स 80 स्क्वायर प्लस b प्लस टी बाई सी प्लस डी। मान लो हमारे पास एक ही इक्वेशन है और हमने कह दिया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और ये भी बता दिया कि x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो बातें गिवन है, हमने दे दिया है। अब हम ये जानना है या कोई आपसे पूछे कि इसमें a, b, c और d का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा तो कैसे हम इसको बताएंगे। थोड़ा इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं मिटा रहा हूँ। देखो इस इक्वेशन के 4 या 5 पार्ट हैं। x एक पार्ट है, 80 स्क्वायर दूसरा पार्ट है, जो ब्रैकेट में लिखा है तीसरा पार्ट है, d चौथा पार्ट है। अगर हम इसे रिजॉल्व करते तो एक पार्ट और मिल जाता, हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर 4 पार्ट हैं। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनली जितने पार्ट हैं सबका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो हमने ऐसे लिख दिया, ये जो इक्वलिटी है बाय नेचर के हिसाब से है, बाय वैल्यू के हिसाब से नहीं है। जैसे मान लो ये 10 है, 3 है, 2 है, 5 है, तो 3 कैसे 10 के बराबर होगा, 2 कैसे 10 के बराबर होगा, 5 कैसे 10 के बराबर होगा। मीन्स ये जो इक्वलिटी है ये डायमेंशनली इक्वल है, बाय नेचर इक्वल है, बाय वैल्यू इक्वल नहीं है। ये जितने हैं तो बड़े आराम से हम बता पाएंगे कि जो नेचर x का होगा वही d का होगा, या जो डायमेंशन फार्मूला x का होगा वही d का होगा। तो x का तो हम जानते हैं कि l है, x का हम जानते हैं कि l है, तो d का भी हो गया l। तो यहाँ से बड़े आराम से हमने d का डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया और वो हो गया l। ओके, अब चलो हम बात करें x इक्वल्स 80 स्क्वायर की। तो यहाँ भी इसका डायमेंशन फार्मूला है l और a का नहीं पता है, ये है टी स्क्वायर। अब एक काम करो, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो तुम्हें a का मिल जाएगा l बाई टी स्क्वायर। थोड़ा ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा l t माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि d का l हो जाएगा और a का एल टी माइनस 2 हो जाएगा। नया कुछ नहीं किया, डायमेंशनली इसको इसके बराबर किया, डायमेंशनली इसको इसके बराबर किया। किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। अगर एक नोन है तो अननोन अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा।
अब देखो दो बातें ये हो गई। अब बात बचती है सी बी की और डी की। देखो बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? देखो बी में हमने टी को ऐड किया है, टी मीन्स टाइम, तो जो नेचर टी का होगा वही नेचर बी का होगा, बिना सेम नेचर के ऐड नहीं हो सकते हैं आपस में। मीन्स जो फार्मूला टाइम का होगा वही डायमेंशन फार्मूला वही बी का भी होगा। तो टाइम का तो टी जानते हैं, तो बी का भी हो गया बड़े आराम से टी। तो इस हिसाब से हमने बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया जो टी के इक्वल है। अब ये माइनस भी होता तो भी हम टी ही कहते, जीरो नहीं कहते, क्योंकि इनके असेंबली नेचर के हिसाब से है कि जो बी का नेचर है भाई टाइम का नेचर है, न्यूमेरिकली कुछ घटाना नहीं। तो चाहे प्लस को या माइनस को, बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया टी। अब बचता है सी। मैं जरा इसको इसके बराबर राइट डाउन कर रहा हूं। तो देखो हमने लिखा x इक्वल्स बी प्लस टी बाई सी। ये टाइम था, ये टाइम था, ये मिलकर भी टाइम ही कहलाएगा, कैपिटल टी कहलाएगा, टू टी नहीं कहलाएगा। हम नेचर की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं। अगर माइनस होता तो भी टी ही कहलाता। तो x हो गया टी बाई सी। x को हमने क्या लिखा था? लेंथ लिखा था। तो बड़े आराम से हम यहाँ पर इसे L कह सकते हैं। तो ये L हो गया और ये T बाई सी हो गया। C को लिखेंगे तो T L माइनस वन यूँ हो गया। तो ये हो गया C का डायमेंशन फार्मूला। इस पर तमाम क्वेश्चंस कंपटीशन में, जेईई नीट में वगैरह आते हैं, जिनका हम एक अलग वीडियो लेंगे। लेकिन एक बेसिक अप्रोच हमने बताया कि डायमेंशन का जब पहला इस्तेमाल किया तो उस पर जो प्रश्न बनते हैं उनकी बिगनिंग या बेसिक अप्रोच क्या होती है, तो ये होती है। चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ और डायमेंशन का मैं दूसरा यूज़ तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको बताने के पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा है राइट डाउन करो या देखो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends upon length L of the string, mass of the bob bob ब्रैकेट में स्मॉल m, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GRAVITY ब्रैकेट में g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड आउट टाइम पीरियड of the pendulum, time of the pendulum on the basis of dimensional एनालिसिस। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन। ध्यान से देखो, आपकी इच्छा लिख लो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
mass of the bob bob m and acceleration due to gravity small g. Find out time period of the pendulum on the basis of dimensional analysis. अब ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, जगह की कमी है. देखो इसे कैसे समझेंगे. यही सिंपल पेंडुलम है जिसके बारे में छोटी क्लास में भी आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा. ये सिंपल पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है, इसकी मान लो लेंथ L है, ये बॉब है, इसका मास m है, और कहा जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये मेन पोजीशन है, ये यहाँ से एक और मैक्सिमम गया, उल्टा लौटकर मैक्सिमम गया, फिर यहीं चला आया. इसमें जितना वो टाइम लेता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड. अभी इसको जानने की जरूरत है नहीं, बस मैंने यूं ही बता दिया. अब जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो. कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है. अगर हम इसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राइट डाउन करना चाहें और टाइम पीरियड को अगर मैं टी मानता हूँ तो मैं कहूँगा टी प्रोपोर्शनल एल. टी प्रोपोर्शनल एल मीन्स टी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसने आपसे कह दिया कि टी लेंथ के पावर 1 पर डिपेंड करता है, जब कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है. तो ये राइट हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ पावर 1 एज्यूम कर लें. हम जनरली मान लेते हैं कि टाइम पीरियड लेंथ के पावर ए पर डिपेंड करता है. अगर ए 1 होगा तो हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल एल, ए 2 होगा तो हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर. तो जो लाइन थी कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि अगर हमने टाइम पीरियड को टी माना है तो टी प्रोपोर्शनल एल टू पावर ए हो गया. सिमिलर वे में टी प्रोपोर्शनल एम टू पावर बी, मास के पावर बी पर डिपेंड करता है, तो मास को अगर एम माना तो पावर बी हो गया. टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करता है, तो सपोज करो कि पावर सी पर डिपेंड किया. तो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन चीज़ों को हमने क्या किया कि मैथमेटिकली ऐसे राइट डाउन कर दिया प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से. एक तरीका इसको दिमाग में रखो, तमाम क्वेश्चन इस अप्रोच से होंगे, स्टेप्स आपके क्लियर होने चाहिए. तो मैं इसलिए सैम्पल क्वेश्चन को ले रहा हूँ कि स्टेप आप देखते चलो या राइट डाउन भी करना. अब इन तीनों को हमने एक साथ मिला दिया, तो एक साथ मिला दिया तो हमें मिला टी प्रोपोर्शनल एल टू पावर ए, एम टू पावर बी एंड जी टू पावर सी. उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं. उसको मान लो हमने के एज्यूम किया, कांस्टेंट को के मान लिया, तो हो गया टी इक्वल्स के एल टू पावर ए, एम टू पावर बी एंड जी टू पावर सी. ध्यान दो, ये जो कांस्टेंट हमने माना है इसे डायमेंशनलेस होना ही चाहिए. तो वही क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं जहाँ पर जो डायमेंशन आप एज्यूम जो कांस्टेंट आप एज्यूम करो वो डायमेंशन है. अगर इसकी कोई डायमेंशन होगी तो कोई जान नहीं पाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन वो देते नहीं हैं. तो ये रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिट भी है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि जब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तो यहाँ जो कांस्टेंट एज्यूम करते हैं दैट कांस्टेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस. ओके, तो हमने ये मान लिया. अब आओ, आफ्टर दैट हम करते कुछ नहीं है, दो हिस्से हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों तरफ का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं. तो बेटा ये टी है, टाइम है, तो टी को हमने लिख दिया ऐसे, टी के डायमेंशनलेस है, हमें डायमेंशन ही चाहिए तो हमने के को छोड़ दिया. एल क्या है, लेंथ है, एल टू पावर ए है तो हमने लिख दिया एल पावर ए. एम क्या है, मास है, तो लिख दिया एम पावर बी. जी क्या है, एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू अभी आपने देखा.
ये पावर सी हो गया, पावर से लिख दिया। तो इसके बाद ये स्टेप हम लिखते हैं। चलो, आफ्टर दैट हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर ए है, तो ये हो जाएगा m टू पावर ए। पावर 1 है, b है, ये हो गया m टू पावर b। वैसे ही c से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, c से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा l टू पावर c और t टू पावर -2c। ओके, हमने इसे यूं लिख दिया। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया l रेज़ टू पावर a प्लस बी, a प्लस सी m टू पावर b, और लास्टली t रेज़ टू पावर -2c। ऐसे हमने लिख दिया और ये हो गया t। अब देखो यहाँ l नहीं है, यहाँ m नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी ओर से लिख दिए m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t। इससे थोड़ा फायदा क्या दिखा कि यहाँ तीनों है, यहाँ भी तीनों दिखाई दिए। l टू पावर 0 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m टू पावर 0 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक सिमेट्री हमें दिखाई देगी। आफ्टर दैट मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखो हम क्या करते हैं कि चूंकि डायमेंशनली करेक्ट है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की दोनों साइड में डायमेंशन सेम होने चाहिए या डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ l रेज़ टू पावर a प्लस सी है, यहाँ l टू पावर 0 है, तो एक इक्वेशन बनेगा कि a प्लस सी 0 हो गया। यहाँ m टू पावर b है, यहाँ m टू पावर 0 है, तो एक इक्वेशन बनेगा और ये b हो जाएगा 0, b विल बी 0। यहाँ -2c है, यहाँ 1 है, तो हमने लिख दिया -2c इक्वल्स 1। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ से चला आया c इक्वल्स -1/2, b इक्वल्स 0, c की वैल्यू को बेटे यहाँ रखोगे -1/2, तो a हो जाएगा 1/2। तो हमें तीनों पावर से एक्सपोनेंट ए बी सी की वैल्यू मिल गई। a मिल गया हाफ, c मिल गया -1/2, b मिल गया 0। अब जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया था, क्या था वो? t इक्वल्स k l रेज़ टू पावर a mb gc। अब a b c की वैल्यू हम रखेंगे, तो देखो ये हो गया k, ये a था हाफ, तो l रेज़ टू पावर हाफ, b था 0, तो m रेज़ टू पावर 0, g था c था -1/2, तो ये हो गया -1/2, m रेज़ टू पावर 0 का जो 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में सीधे मैं लिखूंगा कि इसे लिखते हैं l पावर हाफ, g नीचे चलाया, g पावर हाफ, ये हो गया, इतना हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और एक ट्रेडिशनल वे में हो गया √l अपॉन √g। इनको साथ साथ लिख दिया तो k√l/g। तो t का एक्सप्रेशन चलाया k√l/g। यही हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है बेटा कि k की वैल्यू हमें नहीं पता होती है। k को हमने डायमेंशनलेस फ्यूचर क्वांटिटी एज्यूम किया है, हालांकि हम जानते हैं कि k की सचमुच की वैल्यू होगी 2π। जो रियल फार्मूला है वहाँ पर 2π आता है, t इक्वल्स 2π√l/g। लेकिन हम जानते हुए भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सीमित करेंगे कि हम k की वैल्यू नहीं जानते हैं, k को k ही लिखेंगे। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट ए रिलेशन फॉर टाइम पीरियड इन द टर्म ऑफ लेंथ, मास एंड जी। खास बात ध्यान दो, हमने जानबूझ के लिया कि हमने क्वेश्चन में दिया था कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है, और हमने एज्यूम भी किया कि m रेज़ टू पावर b पर डिपेंड करता है।
बट फैक्ट क्या है कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। यही वजह है कि आपके ज़बरदस्ती एज्यूम कर लेने से भी आंसर वही नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, आंसर वही आएगा जो होगा। मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल एनालिसिस उस गलत बात को भी खारिज करती है, हटाती है, जो कि क्वेश्चन में डेलिबरेटली रख दिया गया है। जैसे हमने जानबूझकर रख दिया था कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है, बट फैक्ट ये है कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो यही वजह है कि जो b जो हमने लिखा था m⁴b, तो यहाँ b 0 चला आया था, यानी कि हमको मानना पड़ेगा कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक फ़ायदा ये भी है कि वो चीज़ें अपने आप हट जाती हैं, खारिज हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, जो ज़बरदस्ती किसी क्वेश्चन में ठूंस दी गई हों, क्योंकि वो इरेलीवेंट होती हैं। तो देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड अप्रोच ये है। इस पर भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं, जो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन की पूरी सीरीज ही लेंगे, तो बताएंगे आईटी में, नीट में या और भी एग्ज़ाम में इस पर बेस्ट जो सैम्पल क्वेश्चन हैं वो कैसे आते हैं। ये तो बस एक समझाने का तरीका था कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ओके, अब आओ लास्ट, डायमेंशन का तीसरा इस्तेमाल भी है। लेकिन डायमेंशन के तीसरे इस्तेमाल को जानने के पहले जरा इस बात को समझो। जैसे मान लो ये कोई लेंथ है, ये कोई लेंथ है, और आपके पास इसको मेजर करने के लिए जो स्केल है वो मीटर स्केल है। ऐसी मीटर स्केल है जो एटलीस्ट 1 मीटर को ही नाप पाती है, यानी कि उसका जो लिस्ट काउंट है 1 मीटर है। अगली रीडिंग 2 मीटर हो जाएगी, अगली रीडिंग 3 मीटर हो जाएगी। और सपोज करो कि ये बाई चांस 1 मीटर है, तो हमने लिख दिया 1 मीटर, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। अगर हम चाहें तो एक छोटी स्केल से इसको नाप सकते हैं। तो मान लो हमने ऐसी छोटी स्केल से नापा जिसका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तब तो ये रीडिंग हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। वही लेंथ है, हमने यूनिट चेंज कर दिया, छोटी यूनिट लिया, तो यहाँ 1 के प्लेस पर 100 चलाया और मीटर के प्लेस पर क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। और छोटी स्केल यूज करो जो आप घरों में यूज करते हो, जिसका लिस्ट काउंट की मीनिंग समझते हो, किसी भी मेजरिंग डिवाइस से जो मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू ली जाए, मेजर कर ली जाए, उसे बोलते हैं लिस्ट काउंट। इसके बारे में जब मैं एरर की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा। चलो, बहरहाल तो हमने क्या किया कि और छोटी स्केल लिया, मिलीमीटर के लिया, जिसका लिस्ट काउंट हो 1 मिलीमीटर, तो यही मेजरमेंट हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। ओके, अब देखो लेंथ तो वही है, लेकिन इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है चेंज होती चली जा रही है, क्योंकि स्केल चेंज होता चला जा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा दूसरे वे से देखें तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि हमने इसे लिखा है 1 इंटू मीटर, और ये हो गया 100 इंटू सेंटीमीटर, और यही हो गया 1000 इंटू मिलीमीटर। लेंथ वही है। तो एक पैटर्न दिखता है कि अगर हम स्केल चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी, स्केल छोटी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, या न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ेगी तो स्केल छोटी होती चली जाएगी। उल्टा चलो, स्केल को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और ये जो यूनिट है मीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू ये जो यूनिट है सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है मिलीमीटर, इसका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट दिख रहा है। अगर हम इसे n1 कहें, इसे u1 कहें, इसे n2 कहें, इसे u2 कहें, इसे n3 कहें, इसे u3 कहें, तो एक फार्मूला दिखाई देगा n1 u1 इक्वल्स n2 u2 इक्वल्स n3 u3। मीन्स किसी मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं कि nu जो हो गया कांस्टेंट हो गया। हम इसे लिख सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल 1/u हो गया। अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक रिलेशन देखा, और ये कोई नई बात नहीं है, डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। अब हमें इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, एक सबसे सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ
कि कैसे इसका यूज़ करेंगे। हालांकि बिना इसके यूज़ के भी रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसके यूज़ से निकालें, जिसमें कि तमाम कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़ी मेढ़ी फिजिकल क्वांटिटी जब एप्लीकेबल होंगी तो ओरली निकालना मुश्किल हो जाएगा और ये फार्मूला हेल्पफुल होगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सी, मान लो आपको दिया गया, जो आप जानते भी हो, कि g की वैल्यू है 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। हम ये जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। अगर कोई आपसे बोले कि लेंथ के प्लेस पर आप मीटर नहीं, आप किलोमीटर का इस्तेमाल करो, टाइम के प्लेस पर आप सेकंड नहीं, मान लो आप मिनट का इस्तेमाल करो, तो उस नई यूनिट में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी नो दैट g is 9.8 meter per second square. Here we are using length in meter and time in second. In place of length we are instructed to use kilometer, and at the place of time we are instructed to use minute. So what will be new value of g in that unit? इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये ओरली मैंने समझाया, आपके दिमाग में है, सिंपल सी बात है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से हम इसे कैसे लिखेंगे। सी, दिस इज n1, न्यूमेरिकल वैल्यू इज n1 9.8, ओके। दिस इज u1 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू which we are using here. अब मान लो कि हमें नई यूनिट पता है U2 और नई यूनिट है किलोमीटर बाई मिनट स्क्वायर। इसमें हमें नई न्यूमेरिकल वैल्यू N2 फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं एक ही बात को, ये पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये पुरानी यूनिट है, ये नई यूनिट है, नई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस में फाइंड आउट करनी है, किलोमीटर बाई मिनट स्क्वायर में। तो देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उस तरीके से n1 इंटू u1 इक्वल्स n2 u2। n1 को हमने लिख दिया 9.8, u1 को लिख दिया मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, n2 ही तो फाइंड आउट करना है, u2 को लिख दिया किलोमीटर बाई मिनट स्क्वायर। अब देखो n2 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, तो हम क्या करेंगे कि हमारी कोशिश होगी कि जो यूनिट इधर की है वो इधर की हो जाए, जो इधर की है वो इधर की हो जाए। मीन्स हम या तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे या मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए। सिमिलरली मिनट को सेकंड में बदलेंगे या सेकंड को मिनट में बदलेंगे, कोई एक काम करेंगे, आंसर विल बी सेम। तो देखो ज़्यादा इजी दिख रहा है कि हम यहाँ किलोमीटर को मीटर में बदल दें और मिनट को सेकंड में बदल दें। तो कैसे लिखेंगे, 9.8 इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, n2 वी डोंट नो, ये तो निकालना है। किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर या किलोमीटर के प्लेस में लिख दिया 1000 मीटर, ओके। और यहाँ पर मिनट मीन्स 1 मिनट के स्क्वायर है, मिनट मीन्स 1 मीटर मिनट के स्क्वायर है, तो इसे लिख दिया 60 सेकेंड का स्क्वायर, यूँ लिख दिया। उसके बाद से इसे सिंप्लीफाई किया, लिखा 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, n2 को n2 रहने दो, ये हो गया 1000, नीचे 60 इंटू 60 और यूनिट हो गई मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, जस्ट जो इधर की यूनिट है। अब हम इस यूनिट को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमने कैंसिल आउट किया, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया 9.8 और ये है n2, सिंप्लीफाई किया 10 बाई 36
2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 10/36। तो N2 आपको मिला 9.8, 36/10। ओके, अगर ये भी 10 होता तो आंसर आता 36। अब थोड़ा सा कम आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आंसर क्या होना चाहिए। तो चलो मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, सही नहीं होगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आएगा, अगर 10 होता तो 36 आता, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा है तो मान लो कि हमने लिख दिया 35 पॉइंट कुछ भी, 35 पॉइंट समथिंग 7 लिख दिया। गलत हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो चला आएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि N2 जो आपने मान लो हाइपोथेटिकली 35.7 यूँ ही हमने मान लिया है, आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया कि नई यूनिट में, नई यूनिट क्या है, जी की, km/min² है, उसमें जी की नई वैल्यू चली आई 35 ही मान लिया, चलो थोड़ी देर के लिए 35 मान लिया, जो भी मानना हो मान लिया, वो चली आएगी। तो तुमने देखा कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होती है। ये डायमेंशन का तीसरा यूज है। ये मैंने जानबूझकर सिंपल केसेज लिए क्योंकि अगले वीडियो में हमें क्वेश्चंस बताने हैं, कुछ खास टिप्स बताने हैं, कुछ ट्रिक्स बताने हैं कि कैसे कंडीशंस वगैरह हम ऐसे क्वेश्चन को तुरंत करेंगे और कितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो, मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ और ये कहूँगा कि देखो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फिर मिलते हैं। ओके, महादेव।